बच्चों, मैं एक बार फिर से आपका स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल DN एजुकेशन अड्डा पर। और उम्मीद करता हूं कि आपकी पढ़ाई बहुत बेस्ट तरीके से चल रही होगी और उसमें स्पीड बढ़ाने की आवश्यकता है। जैसे कि 3 सेट सेट चौथा है, ये 3 सेट प्राचीन भारत का डिस्कशन करा चुके हैं। आप अगर तीनों सेट देखे होंगे तो बहुत शानदार प्राचीन भारत से संबंधित प्रश्न सेट जब लगाते होंगे, मॉक टेस्ट देते होंगे तो लगता होगा और क्वेश्चन बन भी जाता होगा। चौथा सेट्स आज हम कराने वाले हैं और देखते हैं इसका पहला प्रश्न क्या है। समहर्ता नामक अधिकारी का क्या कार्य था? ये बात कब का है? ये बात है आपका मौर्य काल का। कब का? मौर्य काल का। समहर्ता नामक अधिकारी का क्या कार्य था? तो इसका कार्य था कर का निर्धारण करना। किसका निर्धारण करना? कर का निर्धारण करना। और नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, पुरातत्वविदों के अनुसार हड़प्पा के नगरों में पश्चिमी हिस्सा छोटा और ऊंचा था, जिसे क्या कहा जाता था? 2 हिस्सों में बटा था ये, एक ईस्ट वाला पार्ट और दूसरा वेस्ट वाला पार्ट। एक पटा था पूर्वी भाग और दूसरा बटा था पश्चिमी भाग। तब पूर्वी वाला भाग जो था एलीट क्लास के लोगों को रहने के लिए था और पश्चिमी वाला भाग जो था इसमें साधारण वर्ग के लोग रहते थे और ये छोटा हिस्सा था। अब देखो, इसको ऊपरी वाला हिस्सा कहा गया, ऊपर हिस्सा, और इसे निचली हिस्सा कहा गया, निचली हिस्सा। निचला नगर था, यह था कौन था? निचला नगर था। और नेक्स्ट देखते हैं अगला क्या है। राजा हर्षवर्धन ने अपने भाई यानी अपने किस भाई की मृत्यु के बाद थानेश्वर और कन्नौज के सिंहासन पर प्रभुत्व स्थापित किया, यानी थानेश्वर और कन्नौज के सिंहासन पर शासक बना? तो ये है राजवर्धन, ये है इंद्रवर्धन, ये चंद्रवर्धन। तब भाई उनके जो थे राजवर्धन थे। ये राजवर्धन हर्षवर्धन एवं राजश्री, ये सब प्रभाकर वर्धन के पुत्र एवं पुत्री थे, यानी कि 2 भाई था और एक बहन थी। किस वंश के था ये सब लोग? किस वंश का था? वर्धन वंश का था। इसका स्थापना किसने किया था? पुष्यभूति ने। किसने? पुष्यभूति ने। क्लियर? तो राजवर्धन के हत्या के बाद, मृत्यु के बाद कन्नौज का सिंहासन पर प्रभुत्व स्थापित किया या वहाँ के राजा बने। किसे भारत का नेपोलियन कहा जाता है? बहुत बार सेट्स में क्वेश्चन आया है, जानकारी आपको होगा। शानदार तरीके से मारिए इसको लगाइए आंसर इसका आंसर लगाओ आप। समुद्रगुप्त। भारत का नेपोलियन समुद्रगुप्त को कहा जाता है। स्कंदगुप्त, चंद्रगुप्त प्रथम, चंद्रगुप्त द्वितीय, ये तीनों राजाओं के बारे में जो इसके पहले वाला एपिसोड था वीडियो का, उसमें हम बता चुके हैं और इसमें हम न बता रहे हैं इसलिए कि आप लोग उसको भी देख लेना और इन तीनों के बारे में जानकारी उपलब्ध कर लेना। ठीक है, थैंक यू। आगे चलते हैं। देखो, 8वीं सदी ईस्वी में दक्षिण पूर्वी एशिया में अपने साम्राज्य की स्थापना करने वाले शैलेंद्र राजा किस धर्म के अनुयायी थे? शैलेंद्र राजा किस धर्म के अनुयायी थे? तो यह थे बौद्ध धर्म के। किस धर्म के थे? बौद्ध धर्म के। और नेक्स्ट देखते हैं, प्रतिहार वंश का संस्थापक कौन था? अब देखो, आता है प्रथम राजपूत राजवंश। प्रथम राजपूत राजवंश कौन था? तो गुर्जर एवं प्रतिहार था। प्रथम राजपूत राजवंश कौन था? गुर्जर एवं प्रतिहार था। इसका स्थापना किसने किया था?
तो नागभट्ट प्रथम ने, किसने? नागभट्ट प्रथम ने। तो क्या हो जाएगा? नागभट्ट प्रथम। नेक्स्ट आओ देखते हैं अगला क्या है। वैशाली में दूसरी बौद्ध परिषद किसने बुलाई थी? तो बौद्ध संगति के बारे में हम बताए हैं कि प्रथम, द्वितीय, तृतीय और चतुर्थ, ये सब बता चुके हैं अपने पिछले वीडियो में। लेकिन ये है दूसरी। तो दूसरी किसने बुलाई थी? तो प्रथम किसने बुलाया था? अजातशत्रु ने। दूसरे किसने बुलाया था? कालाशोक ने। कालाशोक किस वंश का शासक था? शिशुनाग वंश का शासक था। और शिशुनाग वंश का सबसे प्रतापी राजा था, सबसे प्रतापी राजा था। क्लियर? तृतीय किसने बुलाया? अशोक ने। चतुर्थ किसने बुलाया? कनिष्क ने। इसके बारे में कंप्लीटली जानकारी हम इसके पहले वाले एपिसोड में दे चुके हैं। नेक्स्ट आओ, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? दूसरी बौद्ध परिषद किसने बुलाई थी? कालाशोक ने बुलाया। अजातशत्रु किस वंश का शासक था? तो यह हर्यक वंश का था। अशोक जानिए रहे हैं आप लोग, मौर्य वंश के थे। उदयन, ये भी हर्यक वंश का राजा था। उदयन ने पाटलिपुत्र की स्थापना की। पाटलिपुत्र की स्थापना की। क्लियर हो रहा है? चलो आओ नेक्स्ट देखते हैं। अगला है कि हड़प्पा सभ्यता के शहरों को किस स्वरूप में रखा गया था? तो हड़प्पा सभ्यता के शहरों को क्या वृत्ताकार ग्रिड में रखा गया था? क्या आयताकार ग्रिड में रखा गया था? क्या वर्गाकार ग्रिड में रखा गया था? क्या रेडियल ग्रिड में रखा गया था? तो एक बात तो स्पष्ट है कि हड़प्पा सभ्यता के स्वरूप को आयताकार ग्रिड में या आयताकार पद्धति में रखा गया था। नेक्स्ट आओ। बौद्ध कला और वास्तुकला के उत्कृष्ट नमूने के लिए, बौद्ध कला और वास्तुकला के उत्कृष्ट नमूने के लिए प्रसिद्ध है जो 3री शताब्दी ईसा पूर्व और 12वीं शताब्दी ईसा पूर्व के बीच अवधि से संबंधित है। क्या इसमें उपलब्ध है? देखिए, सतन विदिशा देवास, इसमें सांची का स्तूप जो है ना, यह 3री और 12वीं शताब्दी ईस्वी के बीच उपलब्ध है। इसी अवधि से संबंधित है बौद्ध कला और वास्तुकला के उत्कृष्ट जो नमूने हैं। सांची का स्तूप कहाँ है? मध्य प्रदेश में। बनवाया किसने था? अशोक ने। क्लियर? आओ नेक्स्ट देखते हैं। मौर्यकालीन पुस्तक अर्थशास्त्र की रचना किसने की थी? पहले एक बात बताओ, अर्थशास्त्र ये जो पुस्तक है किससे संबंधित है? यह अर्थशास्त्र नाम है लेकिन संबंधित है राजनीति से। राजनीति से। यह पूरे विश्व की प्रथम राजनीतिक शास्त्र की पुस्तक है। पहली राजनीतिक शास्त्र की पुस्तक है। क्लियर? अर्थशास्त्र की स्थापना, अर्थशास्त्र की रचना किए थे चाणक्य ने। किसने? चाणक्य ने। इनका और नाम मिलता है चाणक्य का विष्णुगुप्त, कौटिल्य मिलता है। इसमें विष्णुगुप्ता है। तो अर्थशास्त्र के रचनाकार कौन हो जाएंगे? विष्णुगुप्त हो जाएंगे। यही चाणक्य चंद्रगुप्त मौर्य के प्रधानमंत्री के रूप में कार्य किए और चंद्रगुप्त मौर्य के सबसे सहयोगी के रूप में कार्य किए। नेक्स्ट आओ आगे देखते हैं। निम्नलिखित में से किस शासक का शासनकाल में चीनी यात्री वैन सांग आया था? इसके बारे में चर्चा हम लोग बहुत कर चुके हैं। ये 3 सेट से आसान सेट है। आप यदि 3 सेट बना लिए होंगे तब पहले प्रश्न देखिए और तुरंत कमेंट में लिखिए कि सर इसका आंसर ये होगा। क्लियर? अब देखिए आंखिए, अब अपने आप को, इसके बारे में हम सब चर्चा कर चुके हैं। ये रिवीजन हो रहा है आपका।
भाग 1, सेट 1, सेट 2, सेट 3 हम ला चुके हैं। लगभग 150 क्वेश्चन आपको हम करा चुके हैं। 150 क्वेश्चन से कम 1000 प्लस या 1200 के आसपास प्राचीन इतिहास से क्वेश्चन हम आपको सॉल्व करा चुके हैं, बता चुके हैं। चारों ऑप्शन के 4 डिस्कशन हम बता चुके हैं। तो ये सब जब क्वेश्चन अब आ रहा है ना, तो आपको एकदम लग रहा है कि सर ये इसको जानते हैं हम, इसको जानते हैं हम। तो इसको जानते हैं तो बताओ, और जल्दी जल्दी बताओ, किस शासक का शासनकाल में चीनी यात्री ह्वेनसांग आया था? तो शासक हो जाएंगे हर्षवर्धन। आया था कब? 629 में। गया कब? 647 में। क्यों आया था? तब बौद्ध धर्म की शिक्षा लेने। कहाँ पर? तो नालंदा विश्वविद्यालय। क्लियर? अब अशोक के बारे में अभी जस्ट बताया है कि मौर्य वंश का सबसे प्रतापी राजा था। समुद्रगुप्त के बारे में अभी जस्ट बताया है कि भारत का नेपोलियन इन्हें कहा जाता है। चंद्रगुप्त द्वितीय के बारे में अभी जस्ट बताया है कि यह गुप्त वंश का प्रतापी राजा था। चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार में नवरत्न रहते थे। इसके बारे में चर्चा हम कर चुके हैं। नेक्स्ट देखते हैं। अब निम्नलिखित में से कौन सा एक सही कालानुक्रम है? सही कालानुक्रम कहने का मतलब है कि शंकराचार्य के बाद रामानुजाचार्य आया, रामानुजाचार्य के बाद चैतन्य महाप्रभु हुआ है। क्या ये बात सही है? तो शंकराचार्य 8वीं सदी में जन्म इनका कलादी केरल में हुआ। कहाँ हुआ? कलादी केरल में हुआ। और इनके बाद रामानुजाचार्य आए, रामानुजाचार्य के बाद चैतन्य महाप्रभु आए। ऑप्शन नंबर 1 ही सही है। क्लियर? ऑप्शन नंबर 1 ही सही है। आओ नेक्स्ट। 4वीं शताब्दी ईसा पूर्व में मगध की राजधानी को हस्तांतरित कर दिया गया था। अब इसको ऑप्शन से पकड़ो आप। मथुरा मगध में तो पड़ेगा नहीं। पानीपत ये पड़ेगा हरियाणा का क्षेत्र में, इधर तो आएगा नहीं। वाराणसी मगध में था नहीं। जो बच गया वही आंसर हो जाएगा। पाटलिपुत्रा हो गया। पाटलिपुत्रा राजधानी थी 4वीं शताब्दी में। मगध की राजधानी थी। जैसे हर्यक वंश में मगध की राजधानी बिंबिसार के समय गिरिब्रज। क्लियर? गिरिब्रज। अजातशत्रु के समय राजगीर। ठीक है। अब उदयन के समय पाटलिपुत्र। क्लियर हो गया? तो उदयन ने पाटलिपुत्र की स्थापना की और 4वीं शताब्दी में पाटलिपुत्र मगध के राजधानी था। नेक्स्ट आओ। भारत में चिश्तिया संप्रदाय का प्रथम सूफी संत कौन था? चिश्ती संप्रदाय का प्रथम सूफी संत जो थे या शेख निजामुद्दीन चिश्ती थे। शेख मोइनुद्दीन चिश्ती थे। शेख निजामुद्दीन चिश्ती नहीं थे, शेख मोइनुद्दीन चिश्ती थे। इनका दरबार कहाँ है? इनका दरगाह कहाँ है? अजमेर में है। अजमेर किस राज्य में है भाई? राजस्थान में है। नेक्स्ट आओ। नेक्स्ट देखते हैं अगला। कौन सी मुद्रा बुद्ध की नहीं है? माने बुद्ध के समय की मुद्रा नहीं है। भू स्पर्श मुद्रा, ध्यान मुद्रा, विटारका मुद्रा। ये विश्राम मुद्रा जो है ना, बुद्ध के समय की नहीं है, बुद्ध के समय के बाद की है। नेक्स्ट आओ। जैनियों के दूसरे तीर्थंकर कौन है? तब पहले तो हम लोग जानते हैं पहले कौन है? ऋषभ देव। कौन है? ये प्रथम है। तो दूसरे हो जाएंगे अजितनाथ, और 24वें हम बताए भी हैं। 23वें हो जाएंगे आपको पार्श्वनाथ, और 24वें हो जाएंगे महावीर स्वामी। क्लियर? और नेक्स्ट देखते हैं। दिल्ली के महरौली में स्थित लौह स्तंभ निम्नलिखित में से किस गुप्त शासक से संबंधित है? यानी किस गुप्त शासक ने इसे बनाया था या इसे लेकर आया था? आइए देखते हैं इसमें।
स्कंदगुप्त, समुद्रगुप्त, कुमारगुप्त। तो इसका आंसर हो जाएगा चंद्रगुप्त द्वितीय। चंद्रगुप्त द्वितीय। चंद्रगुप्त द्वितीय से संबंधित दिल्ली का लौह स्तंभ जो मेहरौली में स्थित है। नेक्स्ट आओ देखते हैं। अगला प्रश्न है, आर्यों के मुख्य सामाजिक इकाई क्या थी? आर्यों के मुख्य इकाई जो थी वह जन था। आर्यों के मुख्य इकाई थी पहले कुल, तब ग्राम, 20, जन, तब राष्ट्र। एक और प्रश्न आता है कि आर्य भारत में प्रवेश कब किए? आर्यों का प्रवेश भारत में कब हुआ? आर्यों का प्रवेश लगभग 1500 BC। कहाँ से आए थे? मध्य एशिया से। ऐसा अनुमान है कि मध्य एशिया से आए थे। किसका अनुमान है? मैक्स मूलर साहब का, मैक्स मूलर हिस्टोरियन का। क्लियर? आओ नेक्स्ट देखते हैं। कौन सी कला ग्रीको बौद्ध कला के नाम से जानी जाती है? मैंने ग्रीक बोले तो यूनानी, ग्रीक बोले तो यूनानी और प्लस बौद्ध कला के नाम से जानी जाती है। तो हो जाएगा आपका गांधार कला, ये बौद्ध कला। ये मथुरा कला जो है ना, ये जैन और प्लस ग्रीक कला के नाम से जाना जाता है, मथुरा कला। मधुबनी कला, बिहार पेंटिंग बिहार में फेमस है। और नेक्स्ट देखते हैं। बौद्ध, हिंदू एवं जैन शैलकृत गुफाएं एक साथ कहाँ विद्यमान है या एक साथ विद्यमान है? एलोरा में। लगभग 34 गुफाएं हैं, 34 गुफाएं हैं। इसमें 1 से 13 तक, इन गुफाओं में 1 से 13 तक सबसे पहले बौद्ध है, 13 से 29 तक हिंदू है और 29 से 34 तक यह जैन है। क्लियर? इसको देख लेना एक बार ध्यान से, बढ़िया से एकदम नोट कर लेना। और नेक्स्ट देखते हैं। कला अशोक कौन से वंश से संबंधित हैं? कला अशोक, कला अशोक जो थे यह शिशुनाग वंश से संबंधित है। शिशुनाग वंश से संबंधित है। शिशुनाग या नाग वंश, इसकी स्थापना ही शिशुनाग ने किया। कला अशोक शिशुनाग वंश का प्रतापी राजा था, शिशुनाग वंश से संबंधित है। नेक्स्ट आओ। हड़प्पा के लोग भारत में वर्तमान मतलब बोले तो सोना लाते थे। कहाँ से लाते थे? तो कर्नाटक के कोलार के खान है, वहीं से सोना लाया जाता था। तेलंगाना, इसका उदय 2 जून 2014 को हुआ। ठीक है, आओ नेक्स्ट देखते हैं। अगला है कि रोम साम्राज्य के साथ किसने व्यापारिक संबंध स्थापित किया? चेर राजाओं ने रोम साम्राज्य के साथ व्यापारिक संबंध स्थापित किया और सिक्के के व्यापार प्रारंभ किया। किसका? सिक्के के व्यापार, ऐसा अनुमान है, ऐसा प्राप्त भी हुआ है। क्लियर? आओ नेक्स्ट देखते हैं। अगला है कि मणिमेखलाई महाकाव्य निम्नलिखित में से किसकी कहानी का वर्णन करता है? तो साउथ दक्षिण भारत के इतिहास है कि उसमें कोवलन और माधवी की बेटी का वर्णन मिलता है। कोवलन और माधवी की बेटी का वर्णन मिलता है मणिमेखलाई में। और निम्नलिखित में से किस शासक शासनकाल में प्रसिद्ध ग्रीक राजदूत मेगास्थनीज आया था? तो मेगास्थनीज किसके दरबार में आया था? चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में हम लोग पढ़े हैं, मौर्य वंश के बारे में पढ़े हैं कि चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में मेगास्थनीज आया था। और इसी की एक पुस्तक थी इंडिका, जो कि मौर्यकालीन इतिहास के बारे में जानकारी उपलब्ध कराती है। मौर्यकालीन इतिहास के बारे में जानकारी उपलब्ध कराती है, उपलब्ध कराती है। क्लियर हो गया होगा? केवल देखना 3 सेट से ही सब क्वेश्चन बन जाएगा। ये चौथा तो और आपका रामबाण हो रहा है,
अशोक के बारे में बता भी दिए हैं, कुमारगुप्त प्रथम के बारे में बता दिए हैं, हर्षवर्धन के बारे में बता दिए हैं। अशोक जो था मौर्य वंश का प्रतापी राजा था, एक बार और बता देता हूँ मैं। कुमारगुप्त प्रथम जो थे ये नालंदा विश्वविद्यालय के संस्थापक है, स्थापना किया था नालंदा विश्वविद्यालय लगभग 451 AD में। हर्षवर्धन के बारे में भी बताए हैं, वर्धन वंश के राजा थे, वर्धन वंश के राजा थे। नेक्स्ट आओ, निम्नलिखित में से कौन सा पुरातात्विक स्थल, निम्नलिखित में से कौन सा पुरातात्विक स्थल सिंधु घाटी सभ्यता से संबंधित नहीं है। अब जो सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में बताएं हम, उसमें अगर देखे होंगे तो पकड़ लेंगे। रोपड़ था सतलज नदी के तट पर, सतलज नदी के तट पर। कहाँ है रोपड़? पंजाब में। लोथल था भोगवा नदी के तट पर, भोगवा नदी के तट पर है। कहाँ पर हो? गुजरात में। कलीबंगा था घग्गर नदी के तट पर, घग्गर नदी के तट पर। कहाँ पर? राजस्थान में, राजस्थान में। इसमें बलाथल है तो बलाथल नहीं होगा, ये करो किससे संबंधित? बलाथल नहीं होगा, बलाथल इससे संबंधित नहीं है। नेक्स्ट आइए, अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किस मौर्य शासक ने कलिंग की लड़ाई के बाद युद्ध करना छोड़ दिया था? तो हमने बताया था आपको कि अशोक महान जो थे अपने जीवन में एकमात्र युद्ध किए, वह युद्ध था 261 BC में, 261 BC में कलिंग का युद्ध। कौन सा युद्ध? कलिंग का युद्ध, कलिंग का युद्ध। यह युद्ध एक और प्रश्न पूछता है कि अपने राज्याभिषेक के 8वें वर्ष युद्ध किए। क्लियर? युद्ध किए, तो अपने जीवन में एक ही युद्ध किए, कलिंग का युद्ध। इसका वर्णन 13वां शिलालेख में है। अशोक के जो शिलालेख है 13वां शिलालेख में है। क्लियर? युद्ध करना छोड़ दिया, कौन था वह? अशोक, अशोक महान। उसके बाद से कोई युद्ध नहीं किए। भेरी घोष की जगह, भेरी घोष मतलब हिंसा की जगह धम्म घोष की नीति, धम्म घोष की नीति अपना ली, मतलब अहिंसा की नीति अपना लिए। अब और नेक्स्ट देखते हैं अगला प्रश्न क्या है। कौटिल्य का सप्तांग सिद्धांत, कौटिल्य के सप्तांग सिद्धांत में अमात्य निम्नलिखित में से किसे दर्शाता है? सप्तांग सिद्धांत कौटिल्य के द्वारा दिया गया है कि राज्य को मजबूत बनाने के लिए राजा के पास सप्तांग सिद्धांत होनी चाहिए। क्षेत्र है, मित्र है, किला है, मंत्री और अधिकारी है। तो अमात्य का अर्थ होता है मंत्री और अधिकारी। क्या होता है? अमात्य का मंत्री और अधिकारी। नेक्स्ट आओ, चीनी बौद्ध तीर्थयात्री वेन त्सांग लगभग किस वर्ष पूर्व भारतीय उपमहाद्वीप में आए थे? लगभग 1700 वर्ष पूर्व भारत के क्षेत्र में एंट्री किए थे, प्रवेश किए थे। आओ नेक्स्ट देखते हैं। जैन तीर्थंकर पार्श्वनाथ निम्नलिखित स्थानों में से मुख्यतः कहाँ से थे? तो जैन तीर्थंकर पार्श्वनाथ यह वाराणसी से थे, वाराणसी से थे। नेक्स्ट आप, मौर्य काल में सीता से क्या तात्पर्य है? सीता, सीता से क्या तात्पर्य था? तो मौर्य काल में सीता से तात्पर्य था राजकीय भूमि से प्राप्त आय। राज्य की भूमि से जो प्राप्त आय होता था उसी को सीता कहा जाता था। स्यादवाद या स्यावाद, ये होता है स्यादवाद, स्यादवाद ये सिद्धांत किससे संबंधित है? तो स्यादवाद या अनेकांतवाद, अनेकांतवाद ये सभी सिद्धांत संबंधित है आपका जैन धर्म से। किससे संबंधित है? जैन धर्म से। किससे संबंधित है? जैन धर्म से। नेक्स्ट आओ देखते हैं। यूनानियों के लेखन में किसे सेंड्राकोटस कहा गया है? यूनानियों के जो लेखन है या उनका जो साहित्य है उसमें इन 4 शासकों में किसे सेंड्राकोटस कहा गया? तो चंद्रगुप्त मौर्य को कहा गया।
चंद्रकोटस चंद्रगुप्त मौर्य को कहा गया है, यानी चंद्रकोटस के रूप में चंद्रगुप्त मौर्य की पहचान की गई है। यूनानियों के लेखन कलाम है। आगे देखना, आगे है कि मृच्छकटिकम। ये मृच्छकटिकम है। मृच्छकटिकम नाटक निम्नलिखित में से किसने लिखा था? शूद्रक ने लिखा था। किसने लिखा था? शूद्रक ने लिखा था। नेक्स्ट आओ, अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसे भारत का नेपोलियन कहा गया? एक बार फिर से रिपीट हो गया क्वेश्चन, पहले इसको देख चुके थे हम लोग। समुद्रगुप्त हो जाएगा। कौन हो जाएगा? समुद्रगुप्त हो जाएगा। नेक्स्ट आओ, प्रथम बौद्ध संगति का आयोजन कहाँ हुआ था? देखो कितना इजी क्वेश्चन है, आप बताए हो, इसे बनाए भी हो। 4 बौद्ध संगति के बारे में हम बताए भी हैं। तो प्रथम बौद्ध संगति का आयोजन कहाँ हुआ था ये पूछा है, राजगीर में हुआ था। क्लियर? राजगीर में हुआ था। नेक्स्ट आओ, निम्नलिखित में कौन सा सिंधु घाटी सभ्यता का एक बंदरगाह शहर था? बंदरगाह शहर लोथल था। क्लियर? लोथल एवं सुरकोटदा। सुरकोटदा 2 था बंदरगाह नगर, राखीगढ़ी, धौलावीरा और कालीबंगा। ये बंदरगाह शहर नहीं था, ये स्थल था, नदी किनारे बसा हुआ शहर था। वेन सांग किसके शासनकाल में भारत आया? एक बार क्वेश्चन फिर रिपीट हो गया, एक बार तुरंत आंसर मारना, विदिन 20 सेकंड में आंसर बताओ सब लोग मिलकर। इसका क्या हो जाएगा? हर्षवर्धन। नेक्स्ट आता, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है। हर्यक वंश का शासक अजातशत्रु किसका पुत्र था? तो एक बात जान लो, हर्यक वंश एक बार और बता देते हैं, पार्ट 1 में हम बताए हैं इसको। हर्यक वंश का संस्थापक जो था वह बिंबिसार था, और इनके पुत्र जो थे अजातशत्रु थे। ठीक है, इनके बाद जो राजा बना वह उदयन बना, उनके बाद जो राजा बना वह नागदशक बना, और नागदशक को चरित्रहीन घोषित करके कालाशोक ने, शिशुनाग ने, जो सेनापति था नागदशक का, नागवंश की स्थापना या शिशुनाग वंश की स्थापना की। किसका राजा, किसका अजातशत्रु किसका पुत्र था? अजातशत्रु किसका पुत्र होगा? बिंबिसार का। बिंबिसार है ऑप्शन में, बिंबिसार का। नेक्स्ट, कनिष्क ने निम्नलिखित में से किस धर्म का अनुसरण किया? कनिष्क बहुत महान शासक था, किस धर्म का अनुसरण किया? तो बौद्ध धर्म के अनुयायी थे। बौद्ध धर्म में किसका? महायान शाखा का। किसका? महायान शाखा का। महायान शाखा का अनुयायी या महायान शाखा का मानने वाला, बौद्ध धर्म में महायान शाखा का मानने वाला कनिष्क, जो कुषाण वंश का सबसे प्रतापी राजा था, उसी का अनुसरण करते थे। और नेक्स्ट देखते हैं, तृतीय बौद्ध सभा किस स्थान पर बुलाई गई? तृतीय बौद्ध सभा किस स्थान पर बुलाई गई? अब देखो, हमने बता दिया पहला कहाँ, अरे इसको ऐसे ही याद कर लो, रौबय पाकू, राजगीर, वैशाली, पाटलिपुत्र और कुंडलवन। कुंडलवन ये बोला है तृतीय। तीसरा प्रथम राजगीर, द्वितीय वैशाली, तीसरा कहाँ? पाटलिपुत्र है ऑप्शन है, पाटलिपुत्र लगाओ, पाटलिपुत्र। आओ नेक्स्ट देखते हैं, त्रिपिटक पवित्र धर्म ग्रंथ कौन से धर्म से संबंधित है? त्रिपिटक के बारे में भी हम बताए हैं, यह बौद्ध धर्म से संबंधित है। इसमें 3 पिटक है, सूत पिटक है, सूत पिटक है, अभिधम्म पिटक है, अभिधम्म पिटक है एवं विनय पिटक है। विनय पिटक, तीनों जो संबंधित है बौद्ध धर्म से संबंधित है। और नेक्स्ट देखते हैं अगला क्या है। आगे एक कौटिल्य के अर्थशास्त्र के अनुसार निम्नलिखित में से कौन से राज्य के करों की वसूली के लिए जिम्मेदार था? करों की वसूली के लिए जिम्मेदार था या कर का निर्धारण करता था, वह जो अधिकारी था उसका नाम था समहारता। क्या था? समहारता। और नेक्स्ट देखते हैं, ऋग्वैदिक युग की पवित्र नदी जिसके इर्द गिर्द ऋग्वैदिक सभ्यता फली फूली है। नर्मदा तो होगा ही नहीं, ताप्ती भी नहीं होगा, गोदावरी नहीं होगा, सरस्वती होगा।
सबसे पवित्र नदी थी सरस्वती, सबसे पवित्र नदी, सबसे पवित्र नदी ऋग्वेद की। सर्वाधिक बार उल्लेख किस नदी का हुआ है? सर्वाधिक बार उल्लेख सिंधु का। किसका? सिंधु का। गंगा का कितना बार उल्लेख हुआ है? गंगा का 1 बार। कितने बार? 1 बार। यमुना का उल्लेख कितने बार हुआ है? यमुना का 3 बार। क्लियर? अब सबसे पवित्र नदी, नदीत्मा, नदियों की माँ कहा गया सरस्वती को, सरस्वती नदी को। नेक्स्ट आओ। हर्षवर्धन के शासनकाल में किस चीनी यात्री ने भारत की यात्रा की थी? देखो ये भी क्वेश्चन एकदम आसान है, इसको देखे थे हम लोग। इसका आंसर हो जाएगा ह्वेनसांग। क्या हो जाएगा? ह्वेनसांग। अब देखो इब्न बतूता ये किसके दरबार में आया था? इत सिंह, ये संयुगन के दरबार में आए थे। इत सिंह इनकी भी भारत की यात्रा हुई थी, भारत यात्रा किया था। इत सिंह आए थे लगभग 7वीं सदी में। फाहियान जानिए रहे हैं आप लोग। चंद्रगुप्त द्वितीय और ह्वेनसांग जो आया था, और चीनी यात्री हर्षवर्धन के शासनकाल में चीनी यात्री ह्वेनसांग आया था। नेक्स्ट आओ। मिलिंद पन्हो है, एक बार इसके बारे में चर्चा हम लोग कर चुके हैं कि मिलिंद पन्हो क्या है, इसमें किन 2 व्यक्तियों के बीच संवाद का वर्णन है। तो मिलिंद पन्हो पाली ग्रंथ है, पाली ग्रंथ है। ये पाली भाषा है बौद्धों की लिपि है पाली। नेक्स्ट आओ देखते हैं। जैन धर्म के 5 पवित्र प्रतिज्ञा कौन से हैं? अहिंसा, सत्य, अस्तेय, अपरिग्रह, ब्रह्मचर्य है। अहिंसा, प्रेम, अस्तेय, प्रेम तो होगा ही नहीं जैन धर्म मेरे भाई। अहिंसा, सत्य, शांति तो होगा नहीं जैन धर्म में। अहिंसा, सत्य, अस्तेय, अपरिग्रह, ज्ञान, ज्ञान तो होगा नहीं जैन धर्म में। अब देखो बच क्या गया, तीनों तो काट दिया हम। अहिंसा, हिंसा न करना, सत्य, हमेशा सत्य बोलना, अस्तेय, अपरिग्रह, ब्रह्मचर्य जो है इसमें, इसको जोड़े थे महावीर स्वामी। ब्रह्मचर्य का अर्थ होता है स्वयं के प्रति आकर्षण, स्वयं के प्रति आकर्षण। 4 वो जो जोड़े थे, यह पार्श्वनाथ जोड़े थे। कौन जोड़े थे? पार्श्वनाथ जोड़े थे। आओ नेक्स्ट देखते हैं अगला क्या है। अगला निम्नलिखित में से किस वेद में 10 राजाओं के युद्ध का वर्णन किया गया है? यह वेद होगा ऋग्वेद। ऋग्वेद में 10 राजाओं का, 10 राग युद्ध का वर्णन किया गया है। ठीक है। सिकंदर ने भारत पर किस वर्ष आक्रमण किया? यह समय था 326 BC का। इसी समय सिकंदर आक्रमण किए भारत में, जब यहाँ नंद वंश का शासक था। नंद वंश के घनानंद राजा थे, तब अटैक किया। 19 महीनों तक भारत में रहे। 19 महीनों तक भारत में सिकंदर रहे। 19 महीनों तक भारत में सिकंदर रहे। नेक्स्ट आओ देखते हैं 24वें जैन तीर्थंकर का नाम क्या है? फास्ट कमेंट करो और जल्दी बताओ कि 24वें तीर्थंकर का नाम क्या है। तो 24वें तीर्थंकर का नाम जो थे महावीर स्वामी है। ये रहा मेरा एपिसोड प्राचीन भारत का चौथा। अब समाप्त होता है प्राचीन भारत का एपिसोड चौथा। और आप लोगों से रिक्वेस्ट यही है कि इसको बार बार चारों एपिसोड को रिवीजन करो, सभी चारों वीडियो को देखो, और जहाँ डाउट होता है कमेंट करके हमें बताओ। और यह कमेंट आपका इंतज़ार हम करेंगे। तब तक के लिए लेते हैं विदा। धन्यवाद।